यू आर अ फ्रेशर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने ज्यादा क्लियर है। मैं रिसेंटली अपने मैनेजर से मिला, जो मेरे डी शो में मैनेजर थे। मैंने उन्हें सेम क्वेश्चन पूछा यार कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं इस कंपनी में था कि I was not doing well and the company would have fired me after some time or 1 year or something. He said कि we were never thinking, in fact we trusted you more, and he said the only problem with you was your communication skills. देखो प्योर टेक रोल में आपका कोडिंग स्कोर बहुत ज्यादा ऐसे मैटर करता है। मेरे को पर्सनली लगता है, मे बी आई एम प्योरली टेक गाय, तो मुझे मतलब थोड़ा लगता है कि आपका जो कोडिंग स्कोर होता है उसको कंपनीज बहुत प्रेफरेंस देते हैं। लोग ऑफलाइन आ गए तो जो टेक कंपनीज थे, ऑनलाइन टेक कंपनीज थे, उनके बिजनेसेस काफी नीचे आ गए। उसी टाइम पे चैट जीपीटी आ गया, तो लोगों में कंफ्यूजन लगता है मुझे हुआ है कि ये चैट जीपीटी की वजह से जॉब जा रहे हैं, एक्चुअली वो मार्केट सिचुएशन की वजह से जा रहे हैं। And welcome to the Dhera Decodes YouTube channel. Today I have a special guest joining us for a very interesting episode on a new age topic that I have been meaning to talk to somebody about. जैसे कि आपको पता है कि आजकल करियर्स बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हैं और जब आप टेक जॉब्स की बात करते हो तो everybody wants to know that what is going to be the next breakthrough, कौन सी next high paying job होने वाली है टेक इंडस्ट्री में, and I thought why not get the founder of Geeks for Geeks himself, Mr. Sandeep Jain sir, to answer this for all of you. तो आप जितने भी students और working professionals हैं जो इस channel पे मेरा content view करते हैं, आज के episode में हम बात करेंगे about the new age tech job roles that you should look out for in 2024. What will it take you to get hired? आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप recruiter की नज़र में stand out करो and you can land high paying tech jobs. Welcome to the Dhera Decodes YouTube channel, Sandeep sir. Hi Arya, pleasure to meet you again. I think we met around 1 year back. Yes. And it was a great conversation that time. Also looking forward to have a great conversation again. Yes, same here sir. I remember, I think जब हमने last time LinkedIn live किया था, if I'm not wrong, at that time also it was very very engaging and insightful to know your thought process and how you have built Geeks for Geeks. पर आज के episode में जैसे कि मैंने बताया, the focus is going to be on tech-based jobs for freshers and working professionals. So I want to start with knowing sir कि हमें obviously आपके LinkedIn से और आपकी journey से इतना तो पता है कि आपने भी job से start की थी अपनी journey and today obviously you're the founder of Geeks for Geeks. But I want to know that what did your first job teach you and वो जो learnings आपने अपनी first job से ली वो किस हद तक आज की आपकी entrepreneurial journey में आपके काम आई है? What impact did your first job have in your life? So मेरा पहला जॉब तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में था. I taught in an engineering college for 1 year. वहाँ पे तो प्योर टीचिंग वाला था. That learning was kind of already there. I did engineering. लेकिन जो मेरा सॉफ्टवेयर वाला जॉब था, मैंने डी शॉइन कंपनी में जॉब किया एमटेक के बाद. वहाँ पे I learned a lot basically. सबसे पहले तो मुझे समझ में आया कि अमेरिका में बैठे लोग इंडिया में कैसे काम करा रहे हैं, कैसे टिकट सिस्टम वर्क करता है, कैसे काम असाइन होता है, कैसे लोग काम करते हैं, कैसे प्रोफेशनलिज्म आप टिकट को मेनली आप कैसे अपडेट करते हो. एक तो मुझे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता था, जो मैंने सबसे बड़ी चीज सीखी कि आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर करते हैं. अब यूएस में कोई बैठा है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम रेज की आपकी टीम में, आप सॉफ्टवेयर टीम में वर्क कर रहे हो एंड आपने फिक्स भी कर दिया, बट हाउ विल यू कम्युनिकेट. एंड मैं यूपी बोर्ड से आता था, तो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल तो वहीं पे हुआ था. मुझे मेरे ऐसा याद है कि मैं अपने मैनेजर से ज्यादा के पूछता था यार कि मैं कैसे लिखूं. वहाँ पे सबसे ज्यादा एक लाइन चलती थी, could you please let me know. मेरे को वो लाइन याद हो गई थी. तो that was something which was I felt I learned. I was not from the professional background. तो written communication सबसे बड़ा important चीज थी जो मैंने वहाँ पे सीखी actually उस कंपनी में. Right. And I want to know क्योंकि अभी आपने बताया you were in ईशो, तो आपका जो टेक रोल था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बोला, तो जब उन्होंने आपको हायर किया था तब which year was it in? It was in 2007. Okay. And at that time why do you think they hired you? आपको क्यों हायर किया था according to you? उन्होंने मेनली तो मेरे से सारा टेक ही पूछा था. मेरा कोई एचआर राउंड भी नहीं हुआ था. प्योर टेक था. पहले एक रिटन टेस्ट हुआ था जिसमें उस टाइम पे ऑनलाइन हायरिंग चैलेंजेस नहीं होते थे आजकल.
तो पहले पेन और पेपर होता था, तो उस पे रिटन टेस्ट हुआ, उसमें भी उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के क्वेश्चन पूछे थे। फिर फेस टू फेस इंटरव्यू हुए थे। फेस टू फेस इंटरव्यू में अगेन दे आस्क्ड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, that was like around every topic, operating system, object oriented programming, right, DBMS, all those questions they asked, and after that they hired me. कोई HR वाला राउंड नहीं हुआ था मेरा, कम्युनिकेशन HR। got it. So from this question, this is a very interesting insight and good to know कि ठीक है आपका कोई HR या communication राउंड या कुछ soft skills basis पे नहीं हुआ। आपकी perspective से अगर I'm going to go to 2020, अभी नहीं, 2020 में जब कोविड का पैंडेमिक आया था, उस टाइम पे जब ऑफलाइन से हम जो ऑनलाइन मोड में गए थे and the hiring had also become virtual and remote. Do you think at that time also did you see some shift जब hiring हो रही थी for tech based roles की, तब भी उन्होंने let's say preference सिर्फ आपकी technical skills को दी है, जैसे किसी को अगर software engineering job या quality assurance analyst job के लिए apply करना है या software testing, do you think only the technical skills matter in an interview या now recruiters also concentrate on soft skills? देखो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैटर करते हैं, मतलब आप कैसे इवन टेक जो आपका टेक रिक्रूटर है वो भी देखता है, वो थोड़ा चेक करता है। इवन मेरा भी जो डी शो में इंटरव्यू हुआ होगा, उसने पक्का देखा होगा कि ये कैसे बोल रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो चीजें मैटर करती हैं। उसमें मुझे लगता है कि जब आप फ्रेशर हो तो ये इतना मैटर नहीं करता हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, इफ द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड्स हिंदी, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज समझते हैं तो आप उससे बात कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कितना क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आपको कोई डाउट आ जाए क्वेश्चन में तो वो आप पूछ पा रहे हो या नहीं पूछ पा रहे हो, मतलब आप ऐसा तो नहीं कि बस आप डाउट ही नहीं पूछ रहे हो, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं तब भी नहीं पूछ रहे हो, या क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, आपने एक्सप्लेनेशन देने के बाद फीडबैक पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो कि इज माय एक्सप्लेनेशन राइट, आर यू एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, तो वो क्लियर होना चाहिए, चाहे वो हिंदी में पूछो इंग्लिश में पूछो। वो मेरे ख्याल से टेक रिक्रूटर्स भी देखते हैं। और 2020 में भी जब ऑनलाइन चीजें शिफ्ट हुई होंगी तो शायद और ज्यादा फोकस उन लोगों का शिफ्ट हो गया होगा, बिकॉज़ दे नॉट पर्सनली इंटरव्यूइंग यू, करेक्ट, तो दे माइट बी डूइंग अ लॉट ऑफ राउंड्स एंड माइट बी चेकिंग कि आप, क्योंकि आप रिमोटली बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो तो मतलब आपसे जाके कोई पूछ सकता है कि यार इसमें बता दो क्या चल रहा है। रिमोटली तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। करेक्ट, नहीं आई थिंक मैं भी अग्री करती हूँ उसके साथ, बिकॉज वर्चुअली जब स्पेशली आप इंसान को फिजिकली नहीं मिल पा रहे हो, यू कैन नॉट गेज एनीथिंग एल्स, तो आई थिंक मे बी और इम्पोर्टेंट ही हुआ होगा उनके लिए टू नो कि डू यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स की क्वालिटी है या नहीं। बिकॉज मुझे एक चीज़ मतलब हमेशा से जो इंक्विजिटिविटी होती है या क्यूरियोसिटी होती है कि लोग बोलते हैं इफ आई एम अ वेरी गुड कोडर, मुझे अपना उस एक लैंग्वेज में कोड करना बहुत अच्छे से आता है एंड प्रोबेबली यू आर द बेस्ट एट इट, बट आप एक अच्छी कम्युनिकेशन, आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो वुड यू स्टिल गेट हायर्ड और हाउ मच डज दैट इम्पैक्ट? बिकॉज बहुत लोगों को लगता है दैट टू, बट मुझे ऐसा लगता है टुडे एटलीस्ट 2023 में अगर आपको एक जॉब चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एनी टेक रोल, आई थिंक एक बैलेंस तो होना चाहिए। देखो प्योर टेक रोल में आपका कोडिंग स्कोर बहुत ज्यादा वैसे मैटर करता है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है मे बी आई एम अ प्योरली टेक गाय तो मुझे मतलब थोड़ा लगता है कि आपका जो कोडिंग स्कोर होता है उसको कंपनीज बहुत प्रेफरेंस देते हैं। आप मतलब ऑनलाइन कोडिंग जो चैलेंज होता है उसमें आप कितने फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितनी जल्दी आप टेस्ट केसेस क्वालीफाई कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन हाईएस्ट वेटेज होता है उस चीज का, करेक्ट। उसके बाद लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर ही नहीं करते। इनफैक्ट अगर आपको किसी कंपनी में ग्रो भी करना है, अगर आप किसी कंपनी में हो, आप हमेशा ऐसा तो नहीं चाहोगे कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बना रहा हूँ और मतलब मेरा ग्रोथ ना हो, मेरा मैनेजर वाला डेजिग्नेशन ना हो, मेरे को मैनेजमेंट रोल्स ना मिले, बिजनेस ना सुने। कोई चाहता है कि मेरा ग्रोथ हो उस करियर में जाके। अगर आपको वो चाहिए तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप मैनेजमेंट का मैसेज अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या सबऑर्डिनेट्स का मैसेज मैनेजमेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, देन दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड यू वोंट बी एबल टू ग्रो। और वो ऐसा नहीं होगा कि आप कंपनी आपका टेक के बेसिस पे सपोज जॉब लग गया, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि वहां जाके अचानक से आप कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे सीख जाओगे। यू नीड टू बिगिन एज सून एज पॉसिबल। तो आप कॉलेज में स्टार्ट कर लो। अगर, और इन चीजों का कोई बाइनरी आंसर भी नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि यार नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर नहीं करते हैं, तो वो भी हो सकता है एक दो कंपनी के लिए सही हो, और अगर मैं बोलूं कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वली मैटर करते हैं, वो हो सकता है दो कंपनी के लिए फिर से सही हो, और अगर बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन मैटर करता है वो भी कुछ कंपनी के लिए सही हो। तो देयर इज नो बाइनरी आंसर टू इट, लेकिन इट डेफिनेटली हेल्प्स। और आप कंपनी में चले भी जाओगे प्योर टेक स्किल्स पे तो आपकी ग्रोथ बहुत हैम्पर करेगी। मेरा खुद का जब मैं जहाँ जॉब करता था, मेरा खुद का भी बहुत जल्दी प्रमोशन नहीं हुआ था। जिस कंपनी में मैंने जॉब किया था
वहाँ पर I felt like everybody was smarter and better than me. I mean, I'll tell you my personal story. Why did you feel so bad? क्योंकि वो लोग they were all coming from top tier colleges. कोई दिल्ली का था, कोई मुंबई का था. I was coming from फिरोजाबाद यूपी और यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की थी. मेरा टेक सीख रहा DSL को एंड कोडिंग में कर लेता था. और मुझे लेकिन वहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक ऐसा लगता था कि यार यहाँ पर सब लोग मेरे से अच्छे हैं, मेरे से स्मार्ट हैं और लोगों की प्रमोशन भी मेरे से जल्दी हो रहे थे. वो भी एक रीजन था जिस वजह से मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया. मैं टीचिंग में आया. आई डिड नॉट फील लाइक आई एम फिट हियर. मैं रिसेंटली अपने मैनेजर से मिला जो मेरे डी शो में मैनेजर थे. तो आई आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन यार कि अभी तो गीक स्टोरीज इतना ग्रो हो गया तो ही वाज वेरी हैप्पी टू मीट मी आल्सो. तो मैंने उन्हें सेम क्वेश्चन पूछा यार कि मुझे ऐसा लगता था जब मैं इस कंपनी में था कि I was not doing well and the company would have fired me after some time or 1 year or something. So he said कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था यार. He said कि we were never thinking. In fact, we trusted you more. And he said the only problem with you was your communication skills. Because of that, he said those things. And it was just your background. You were coming from a different background. That is why your communication you were facing. You were finding it difficult to update on tickets and maybe communicate in English to the people because it was in Hyderabad, so a lot of people were talking in English. तो उन्होंने बोला कि अब ये आपका मेन प्रॉब्लम था. आपके टेक इशू, आपकी ऑनेस्टी को लेके, आपके उसको लेके कि आप कितने आपकी रिस्पांसिबिलिटी को लेके तो यार बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप तो अगर कोई टास्क असाइन कर देते हो आप रिस्पांसिबिलिटी के साथ उसे कर लेते हो. लेकिन ये मेन कंसर्न था वो और आपको वो हमको भी पता था कि आपको वो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं कंपनी में. तो आई मीन दैट वाज they did not promote me on time. मेरे साथ वाले सारे लोग प्रमोट हो गए थे. I was like यार मुझे मैं यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है. लेकिन मैंने I did not even ask that feedback while I was in office very clearly. So my rating was good. I mean I was giving good rating. But I got to know about the actual feedback when I met him recently. So he said कि वो मेन प्रॉब्लम था. और बोलते हैं कि लोगों को टाइम लगता है. जो लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स जल्दी वर्क करके सही कर लेते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं अगर आप यहाँ पर आप रुकते 8-10 साल तो आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा. क्योंकि आप भी सीख ही जाते हैं. नहीं सही बात है. नहीं बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सो ऑनेस्टली सर. बट फिर अगर आप वापस उसको हाइंडसाइट में देखोगे तो अगर वो नहीं होता तो फिर आप इधर नहीं होते. वो मेरे लिए अच्छा हुआ. तो वो आपके लिए अच्छा हुआ. तो आई थिंक कोई बात नहीं. इट्स गुड. बट ऑन दैट नोट सर जैसे हमने टेक स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स की बात की. जब आप टेक स्किल्स और टेक स्टैक की बात करते हो आज की एज में obviously you can be a full stack developer, you can be a moon stack developer, you can also become a DevOps engineer. कितने सारे branches हैं आजकल. According to you आपको क्या लगता है which old age tech stack and new age tech stack both are very important today and आपको कुछ ऐसी कोई emerging technologies दिख रही है जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा scope होगा in 2024 and people should build on those skills? So I see it this way. If you're a fresher teaching a student, तो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपके फंडामेंटल्स कितने ज्यादा क्लियर है. अगर मैं कंपनी हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ और मैं आपसे कोई फंडामेंटल पूछ लेता हूँ एल्गोरिथम का या ऑपरेटिंग सिस्टम का DBMS का और वो आप मुझे नहीं बता पा रहे हो, then I would definitely reject you. If you're not able to answer multiple questions of fundamentals, आपको ये नहीं पता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी पूछता हूँ जिसमें मेरी कंपनी काम करती है और आपने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ है तो मैं एक बार तो सोचूंगा कि इसने नहीं सुना होगा. मतलब we have been working on this for a long time तो हमें बताया इसको नहीं पता होगा ये फ्रेशर. तो एज ए फ्रेशर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने फंडामेंटल सुपर स्ट्रांग करो. राइट. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर कोई आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पिक करके उसमें थोड़ा लंबे टाइम तक वर्क करके उसमें आप थोड़ा एक्सपर्टीज बिल्ड कर लो. एंड जॉब सारे टेक में है. मतलब हर कंपनी का वेब भी है तो सबको फ्रंट एंड डेवलपर भी चाहिए, बैक एंड डेवलपर भी चाहिए. ज्यादातर बड़ी कंपनी का iOS ऐप भी है, नेटिव ऐप है, एंड्रॉइड ऐप भी है. तो सबको iOS डेवलपर भी चाहिए, एंड्रॉइड डेवलपर भी चाहिए. हर कंपनी का ऐप है तो उनको साइबर सिक्योरिटी पर्सन भी चाहिए जो उनका सिक्योरिटी मैनेज कर दे. So there are job and आज की डेट में अभी ज्यादातर कंपनीज ML, डेटा साइंस और एनालिटिक्स पे ही फोकस करने लगे हैं. So now every company has a bigger team or bigger than earlier of these roles also. तो जॉब हर डोमेन में है. आपको उस फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं स्टूडेंट एंड साथ में आपको एक टेक पकड़ के चाहे आप एनालिटिक्स पकड़ लो, चाहे आप डेटा साइंस पकड़ लो, चाहे आप मे बी एंड्रॉइड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट और फ्रंट एंड बैक एंड और फुल स्टैक आप जो भी पकड़ना है आप उसको सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दो. अगर लेट हो गए तो थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो, फाइनल ईयर में तो अभी भी स्टार्ट कर दो. तो उसको स्टार्ट करके उसको करते रहो काफी लंबे टाइम तक तो आपका एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाएगा. उसमें फंडामेंटल्स अपने बिल्कुल क्लियर रखो. थोड़ा अगर
किसी पर्टिकुलर टेक स्टैक की बात करें तो उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ यार आप सारे एक्सप्लोर करो, आपको जो सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता है आप वो करो, क्योंकि जॉब हर किसी में है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट की बात करें तो आजकल आज की डेट में सबसे ज्यादा फुल स्टैक फ्रंट एंड डेवलपर ये वाले जॉब ज्यादा हैं। और ML डेटा साइंस का परसेंटेज टाइम के साथ बढ़ा है, मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट दिस टेक्नोलॉजी, बट इंडिया में तो जॉब नहीं मिलती किसी को, लेकिन वो परसेंटेज डेफिनेटली बहुत बढ़ा है। रिसेंटली बहुत अच्छा जंप आया है। If it was let's say 5% of the tech jobs were earlier ML data science in 1 year back, now it must have gone to 10-15%. And we don't know, it might happen that 2 years, 3 years down the line, the number of jobs might become even 50% or 60%. Right. So, sir, जब आप बता रहे हो कि ML, data science है या कुछ भी है, AI पे आप जा रहे हो, you're saying आप एक tech stack को पकड़ो, उसमें you said consistently work and build a skill set. तो typically from a recruiter's lens and perspective, अगर आप एक fresher हो, obviously resume में ये लिखना कि कोई भी tech stack हो गया, आपको वो आता है, for example आपने HTML, CSS लिख दिया, Java लिख दिया, वो एक skill section में लिखना अलग चीज होता है, but जब आपसे वो question भी पूछा जाए आंसर करना अलग चीज है, but practically apart from projects, जो आप projects build करते हो using that tech stack, what are some other ways in which आज freshers can showcase कि मुझे ये practically apply करना भी आता है? उस केस में मुझे लगता है कि फ्रेशर्स को थोड़ा अवेयर होना होगा, और उनको कहीं ना कहीं अगर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है, भले ही वो इंटर्नशिप फ्रेशर्स के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपने सीनियर बैच में हर कोई उस बंदे को देख रहा है जिसका गूगल में और अमेज़न में जॉब लगा है, और वो परसेंटेज बहुत कम है, मतलब एक या दो लोग होते हैं, और हर कोई उसी को देख रहा है, हर कोई अपने आप को वहाँ प्लेस कर रहा है कि मेरा भी अमेज़न में जॉब लगेगा। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप 2000 रुपए 5000 रुपए वाली इंटर्नशिप के लिए ट्राई तो करो यार, आपको पता तो चलेगा, और वो सेकंड ईयर से ट्राई करो। ऐसा नहीं यार कि अभी तो इंजीनियरिंग में एंजॉय के दिन चल रहे हैं, फाइनल ईयर में जाके देखूंगा। आप सेकंड ईयर से स्टार्ट करो ट्राई करना, और अपना आप वैल्यू पता करो कि आपको कितने की जॉब मिल जाएगी, और अपने आप को अपस्किल करो, आपको इंटरव्यू का फीडबैक मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर रिज्यूमे में अगर आप अपने कोई स्किल दिखाना चाहते हैं तो आप एक इंटरव्यू दीजिए, कुछ कहीं पर इंटर्नशिप कीजिए, भले वो फ्री का हो या 2000 को, कुछ वहाँ पे प्रोफेशनल वर्क करिए, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है वर्सेस डूइंग सम कॉलेज प्रोजेक्ट और मे बी डूइंग समथिंग एल्स। आप अगर किसी इंडस्ट्री में एक्चुअली आपने वर्क करा है, और अगर आप मेरे पास एक रिज्यूमे आ रहा है जिस बंदे ने 2-3 कंपनीज में इंटर्नशिप करी, आई वोंट इवन लुक एट मच कि ये कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, लेकिन इस बंदे ने कंपनी में काम किया, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करेगा। आप ऑब्वियसली जो मेरे को समझ में आया है आपके आंसर से, आप काम को देखोगे और क्या इम्प्लीमेंट किया उसने और क्या रिजल्ट्स लाए वो फॉर द कंपनी, रादर देन सीइंग किस कंपनी में काम किया है। राइट, बिकॉज़ आई ऑब्जर्व वन थिंग एज अ करियर कोच, जब भी मैं बच्चों से बात करती हूँ, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स, they have this mindset, I don't know why, it has to be a big MNC, big tech company, और उधर ही अगर इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब मिलती है, ये एक माइंडसेट बिल्ड हो गया है कि only then will it be valuable on my resume, अगर कंपनी नेम नहीं है तो मतलब लोग कंसीडर ही नहीं करते उसको वर्क एक्सपीरियंस, which is not true, right? राइट, आई मीन, और उनमें कंपनी में पहले एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा हायर भी कर रहे थे, अब तो बहुत कम वैकेंसी है उसमें, मार्केट काफी डाउन आ गया है, तो वैकेंसी बहुत कम हो गई है, तो आपको और ऑप्शंस ही एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। इनफैक्ट पहले भी लोगों को इतनी नहीं मिलेगी, हर कॉलेज में से एक दो लोग जा रहे थे, that is less than, I don't know, 1% से भी कम लोग ही तो थे जो सिलेक्ट हो रहे थे। So जब आपने अभी, बिकॉज आपने पॉइंट आउट किया कि कम हो रही है वैकेंसीज एक्सेट्रा, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे आपसे पूछनी थी, every day there is some news that comes out about, you know, what Sam Altman is doing, what is happening with ChatGPT, with GPT-3, 4, अब 5 आ गया है। मुझे बहुत ज़्यादा हाइप लगता है इन जनरल, वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, और बहुत सारे लोग इस पे वीडियोस बनाते हैं, there so much information and everybody thinks कि you know, अब there are certain jobs जो completely vanish हो जाएंगी या wipe off हो जाएंगी from the ecosystem। आपके हिसाब से जॉब मार्केट इन 2024 पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या अब तक पड़ चुका है बिकॉज ऑफ these new age, you know, AI tools that have come in, and do you really think software engineering will become redundant as a profession? मेरे को तो उल्टा लगता है एक्चुअली, मुझे लगता है जॉब्स बढ़ेंगे। Okay. तो मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि एक तो पहले जो लोगों में कंफ्यूजन हुआ है उसका सिंपल रीजन ये है कि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा टेक में बूस्ट आ रहा था, लोग ऑनलाइन थे, एंड उसके बाद फेड रेट्स भी काफी कम थे, तो लोग
अपना आराम से इन्वेस्ट कर रहे थे, यूएस से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा था। हाँ। उसके बाद वॉर हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लोग ऑफलाइन आ गए, Correct. जो टेक कंपनीज थे, ऑनलाइन टेक कंपनीज थे, उनके बिजनेसेस काफी नीचे आ गए। हाँ। उसी टाइम पे ChatGPT आ गया, तो लोगों में कंफ्यूजन लगता है मुझे हुआ है कि ये ChatGPT की वजह से जॉब जा रहे हैं, एक्चुअली वो मार्केट सिचुएशन की वजह से जा रहे हैं। Correct. वॉर हो रहा है, इकोनॉमीज डाउन जा रही है, इंडिया में चलो फिर भी वी आर डूइंग द बेस्ट इन द Yeah. वर्ल्ड, बट एवरीवेयर एल्स इट्स नॉट द सेम। तो लोगों को वो समझना पड़ेगा कि यार ये इसकी वजह से नहीं हुआ है, एंड इट्स जस्ट अ प्रोडक्टिविटी बूस्टर टूल। Correct. If you are, for now, it might happen maybe 10 years, 20 years down the line that it replaces every job, but for now, the way I see it is it's a productivity booster tool. If I had to debug something earlier, might have to spend 3-4 hours or 2 hours. Now it's going to quickly tell me there is an error in this line, or it is going to quickly write down the documentation for me. It's going to explain the code for me. So earlier, if I have a team of say 6 people, and if I was expecting them to finish something in 6 months, now they will be able to finish in 2 months or 1 month with the help of this productivity booster tool. So you need to use this, learn this productivity booster tool, and build the softwares and implement it. And every company and everybody is trying to do the same. Correct. Don't think it as a way that it will take up my job. You need to learn it and use it for your betterment and upskill yourself. Correct. But adding on to that, sir, तो फिर I mean I completely understand where you're coming from, but as a recruiter then जब आप किसी को हायर कर रहे हो, 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, पर्सन ए है, पर्सन बी है, और लेट्स से एक इंसान को कोडिंग बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं, बट जो भी कोड्स उसने लिखे हैं, जो भी वो कर रहा है, मे बी इज विद द हेल्प ऑफ ChatGPT, एंड इट्स नॉट रॉन्ग। सो देन हाउ डू यू हायर राइट टैलेंट with this productivity tool coming in? Once you're in the system, I understand आप क्या बोल रहे हो, because it's going to make the team more efficient, it's going to make redundant tasks go away, repetition कम हो जाता है। बट देन जब आप हायर कर रहे हो, हाउ डू यू नो कि जो इंसान बोल रहा है या क्लेम कर रहा है दैट आई नो दिस, दे एक्चुअली नो इट? So for this, I think more better recruitment tools are going to be there in some time. Okay. I think companies must be. We are also working on some tools. Okay. So these tools will be some AI-based tools. They will be evaluating you when you give an interview, that how well you are communicating, how well you know the tech skills. अभी तक क्या होता था कि मैंने आपसे DSA का प्रॉब्लम पूछा, आपने DSA का प्रॉब्लम कर लिया, मुझे बस ऐसा प्रॉब्लम बनाना है जो नेट पे सर्च करने पे नहीं मिलेगा। Now you have ChatGPT, so that is like a resource for you where you can just ask the question, and since it has learned coding, it can solve the question for you and you can submit it. तो पहली चीजें तो जो ये रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉक्टरिंग और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ। But I am not sure कि उससे कितना सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। So there will be some AI tools for the recruiters for sure, which will be evaluating and will be making sure that even if the person is using ChatGPT, the person knows how to use it well and how to help the company. So that hiring is also going to change. Hiring tech is going to shift very soon for sure. Right. And when you say it's going to shift, आप personally जैसे today in Geeks for Geeks जो tech talent hire करते हो, I want to know what are the top 3 things you see in somebody before hiring them into a pure tech role at GFG. तो अब पहले तो एक मतलब जो भी रिसेशन हुआ है, जो भी जॉब मार्केट खराब हुआ है, उससे मुझे लगता है इट्स अ गुड थिंग फॉर आवर कंट्री आल्सो इन डिस्गाइज। अर्लियर क्या होता था कि हर पर्सन का ड्रीम होता था कि मुझे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जाना है, और हमारे जैसी कंपनी को लोग ज्वाइन करने में थोड़ा हेजिटेट करते थे। जो लोग ज्वाइन भी कर लेते थे वो आके प्रिपेयर करते थे। So this thing has changed and it will help the companies like us. I mean, ये मुझे लगता है मतलब Indian companies को थोड़ा help मिलेगा, because we can't pay the salaries that these US based companies pay. So this is going to help our country also in a way. तो अभी पहले जो हम हायरिंग करते हैं, तो हायरिंग के टाइम पे हम सबसे ज्यादा एक तो ये देखते हैं कि अगर हम पहले तो DSA पे हायरिंग होती थी, because there was no ChatGPT and that was where people could copy, तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंज सबको आ रहा है, and we are also facing that challenge. So what we are doing right now is कि हम लोगों का कोडिंग तो थोड़ा बहुत चेक करते हैं, DSA we do an online now. Apart from this, the top priority for us कि हम जिस टेक के लिए हायर कर रहे हैं उसमें से पास में काम करा है नहीं करा, because for a company like us we don't have that high budget to train people. I mean, I remember when I joined the shop, they trained me for different technology for a month. I was not doing anything for a month. अब छोटे कंपनी के लिए वो नहीं है, you look for somebody who has already done work in the similar. Correct. और कुछ specifically जो आप देखते हो in terms of
I also want to understand. I understand जब आप hire कर रहे हो, आप technical skills देख लेते हो, like you said. You also check past experience and any, so that the training period time is not there. It's cut down and they come and just get to work, right? And that's important to keep up to the pace. पर cultural fitment आप देखते हो, how important is it to make to be sure that that person जब वो आपकी company में आए gels well with the kind of people जो already हैं, they're aligned with the vision of Geeks for Geeks, where it is going, with your vision as a founder. How do you look into that? So I think for that we actually just check whether how the person takes. I mean, there are few things that you need to check. One thing that you need to check is how the person is taking the negative feedback. Everybody likes positive feedback. Everybody likes appreciation. Many people struggle when you actually give them some negative feedback that you are not doing it right. Yeah. So that is a very important criteria to check, that we do check. And for company fit, I think there are team leads who decide and they take their own interviews. They see whether, so if there is a person who is actually joining the content team. Yeah. So is the person actually interested in the content writing, or it's just that I don't have any other job, I'm not getting a software development job, so let me go for a content job for now. Correct. So that is the most important thing to check for individual team leads, and they do check that side if the person is already written some content and actually genuinely interested in it. So that's done by individual team heads in different teams. Got it. नहीं, that I think that is very important also, because like you said कि कुछ लोग सिर्फ at that moment because कोई और opportunity नहीं मिल रही है, may also want to come and just join any company for the sake of it. And it's very important to know who is genuinely interested in joining the company and is aligned and is not. So that's I think very important as well. On that note, sir, जब आप बात करते हो about campus placements versus offline placements off campus, right? Majorly again for tech-based roles, what do you think is very different? Because for example, if I want to join as an SD, right, at Google, and I apply via my campus placement मेरे college के through, versus मैं offline अगर off campus apply कर रही हूँ या even through a referral, इन दोनों scenarios में obviously we understand fundamentally it is different because उधर आपकी college का tie up है company के साथ, things are slightly more smoother, this is more difficult. But उसके अलावा process wise या hiring wise, do you think there are differences? वो आपने एक चीज ऑलरेडी बोल दी, सबसे ज्यादा तो वो बहुत मुश्किल होता है, मतलब अगर आप बहुत सारे क्राउड के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट. अभी वो ऑनलाइन में भी डिफिकल्ट है. मुझे अपने टाइम पे याद है कि मेरी बीटेक के बाद मेरी जॉब मिल गई 3-4 महीने, तो जब भी कोई कंपनी ऐसे होती थी वॉक इन टाइप का, तो वहां पे पूरी बिल्डिंग भर जाती थी. और वो लोग मतलब ऐसे होता था कि आफ्टर सम टाइम जैसे जाओ यार, मतलब अभी वैकेंसी फुल हो गई है. तो वो ऑनलाइन में भी सेम होता है. When you have an open vacancy, so there is a lot of crowd. So those guys are really fortunate जिनके colleges में कंपनीज आती हैं. बाकी लोगों के लिए definitely difficult होता है. Right. लेकिन कई बार बहुत सारे रूल्स कंपनी में ऐसे होते हैं जिनमें अर्जेंट हायरिंग कंपनी को करनी है, वो रेफरल वगैरह से हायर कर लेते हैं. या मुझे ऐसा है कि मुझे 2 दिन के अंदर हायर करनी है, मेरी जो जॉब वैकेंसी है उसका अवेयरनेस इतना लोगों के बीच में नहीं हुआ. Right. मैंने बस अपने कुछ आसपास के लोगों को बोला कि यार तुम रेफरल के थ्रू एक बंदा हायर कर लो, मुझे अर्जेंटली चाहिए. Right. तो आप जितना अवेयर रहोगे, कुछ लोग बीटेक में या इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा प्योरली एकेडमिक्स पे फोकस करते रहते हैं. आपको एकेडमिक के अलावा इन चीजों पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा. स्टार्टिंग में भी फ्रॉम दी थर्ड ईयर तो करना ही करना है. सेकंड ईयर से कर दो तो और अच्छा है. गॉट. सो जब हम बात कर रहे हैं अबाउट हायरिंग की भी, एंड जैसे हमने सॉफ्ट स्किल्स की बात की, टेक्निकल स्किल्स की बात की, एक्सेट्रा, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि nowadays for example अगर आपको एक वेबसाइट डेवलपर बनना है या you want to develop apps also, आपने एक एग्जांपल लिया था Android, iOS, whatever, do you think sir कि beyond the resume और आपका एक बेसिक LinkedIn प्रोफाइल, अगर आप एक अपनी पोर्टफोलियो या अपना खुद का एक पर्सनल वेबसाइट या कुछ भी डिफरेंट करते हो, is that important? because अभी like you said इतना कंपटीशन है, वैकेंसीज फिल हो जाती है इतने, because it's like डिमांड सप्लाई तो पूरा मिसबैलेंस है ही, I feel so जॉब मार्केट में. तो देन उस डिमांड सप्लाई को केटर करने के लिए व्हाट शुड अ फ्रेशर डू कि वो स्टैंड आउट करे? क्योंकि रेज्यूमे सब बना रहे हैं, मेहनत भी सब ट्राई कर ही रहे हैं कि चलो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, कोडिंग आ रही है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन पे लोग काम कर लेते हैं, बट इन चारों चीजों के अलावा व्हाट मोर कैन यू डू टू स्टैंड आउट? उसमें मैं ये बोलूंगा कि आप कॉपी मत करो. मेरा रूममेट अगर सीपी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा है, वो 7 स्टार कोडर, तो मैं भी वही करने लग जाऊंगा. ज्यादातर इंडिया में थोड़ा एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर कोई वही करने लग जाता है. कॉपी कल्चर है. एक मेरे कैंपस में से मेरे सीनियर का गूगल में जॉब लग गया था क्योंकि वो कोड फोर्सेस पे इतना अच्छा कोडर था या उसकी इतनी अच्छी रैंक थी.
अब हर कोई वही कर रहा है, भले ही आप उसके लायक हो या नहीं हो, या आपके लिए वो फिट बैठते नहीं बैठते, तो आपको सबसे ज्यादा फिगर आउट करना है कि मेरे लिए क्या चीज फिट बैठती है, और आप फिर उस चीज को पूरा टाइम लेके फिगर आउट कर लो। फिर उस चीज में आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना हो, सक्सेस इमीडिएटली नहीं आती है। तो अगर आपको लगता है कि आई वांट टू बी अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो आपने जो पोर्टफोलियो वाली चीज बोली वो डेफिनेटली हेल्प करती है। योर रिज्यूमे विल लुक डिफरेंट इफ यू हैव अ पोर्टफोलियो। अगर आप चाहें यूएक्स यूआई डिजाइन पे काम करना चाहते हो, चाहे फ्रंट एंड डिजाइन पे काम करना चाहते हो, बैक एंड डेवलपर आप करना चाहते हो, अगर आपने कुछ ऐप बनाया है या कुछ किया है, तो वो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उस पोर्टफोलियो को बनाने से पहले मत ऐसे मत बनाओ कि मेरे रूममेट ने बनाया है या मेरे टॉपर ने बनाया है, मेरे सीनियर जिसका प्लेसमेंट हो गया उसने बनाया तो मैं भी वही बना दूं। यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू एक्चुअली आर गुड एट, राइट, और आपको क्या अपीलिंग लग रहा है, तो आप वही चीज करो तो बेटर रहेगा आपके लिए। एंड कुछ एलिमेंट्स जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए इन अ गुड पोर्टफोलियो जो आप देखोगे as from a hiring standpoint as a recruiter कि ये तो होना चाहिए एक पोर्टफोलियो में, बेसिक 2-3 सेक्शंस या एलिमेंट्स। तो उसमें सबसे बड़ी चीज है कि सबके जैसा नहीं देखना चाहिए। हर कोई अगर बना रहा है कि मैं नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहा हूं फॉर एग्जांपल, फ्रंट एंड डिजाइन स्किल्स दिखाने के लिए, अब हर कोई नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहा है तो आप भी नेटफ्लिक्स का क्लोन लेगा, तो योर रिज्यूमे इज ऑफ नो यूज फॉर मी। You need to do something special. You might have some professional experience working for a company, and it might not be Netflix or one, as I said earlier, one of the top company. कोई छोटी कंपनी हो सकती है जिसमें आपने actually कंपनी के साथ मिलके काम करा है, तो वो that would be more appealing to me than a Netflix clone which is there in every resume. Right, got it. And with that I want to understand कि जब आप बोल रहे हो कि internships करनी चाहिए, you should do some kind of practical work. What is your take on this? This is for working professionals specifically. Let's say किसी के पास 2 साल का work experience है, उन्होंने एक कंपनी में काम कर लिया है 2 साल, one particular tech stack, decent knowledge gain कर लिया, but they realize after 2 years कि इस particular tech stack पे मुझे काम नहीं करना है, मुझे transition करना है. Let's say software engineering से they want to become let's say a data scientist, for example. अब वो transition करते वक्त अगर let's say वो decide करता है इंसान बीच में कि मैं एक ब्रेक लूंगा 2-3 महीने का टू अपस्किल माई सेल्फ, उस ब्रेक के टाइम पे 2-3 महीने में बहुत सारे लोग स्टूडेंट में से क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे आपसे जानना है, does that employees or that job seekers value in the market go down अगर वो जॉब करने के बाद एक इंटर्नशिप करते हैं? तो let's say वो एक इंटर्नशिप ढूंढते हैं डेटा साइंस में क्योंकि he wants to move to data science, right? So is it considered as something that is not looked up in a good way in the job market? मैं तेरे इसमें बोलूंगा कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। दिस सेम थिंग दैट अप्लाइज टू अ स्टूडेंट आल्सो अप्लाई। स्टूडेंट के केस में भी आपको प्योर एकेडमिक पे फोकस नहीं करना है, आपको अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या क्या इंटर्नशिप है, और आपको वो नहीं सोचना है कि एक ही गूगल में लगी मेरी भी गूगल में लगी। सेम थिंग अप्लाइज टू वर्किंग प्रोफेशनल। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जॉब ऐसा मत करो कि पूरा फोकस ही जॉब पे है। मैं बस पूरे दिन में बैठ के अपना भी कोड देख रहा हूँ, अपने मैनेजर का भी कोड देख रहा हूँ, अपने कोलीग का भी कोड देख रहा हूँ, उस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे बेटर हो जाऊँ सबसे। करेक्ट। आप थोड़ा अवेयर भी रहो कि मार्केट में अपस्किलिंग के लिए आपको क्या चाहिए। अगर आप 2 साल फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो तो आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे, आपको सिस्टम डिजाइन एक्सपेक्टेड होगा कि आपको आना चाहिए, आपको लो लेवल डिजाइन भी आना चाहिए, तो वो चीजें पढ़ते रहो, कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर लो या कुछ फ्री रिसोर्सेज ज्वाइन कर लो। डोंट कंप्लीटली गेट इन्वॉल्वड 100% इन योर जॉब बिकॉज़ द कंपनी माइट आल्सो get down in some time, they might also give you notice, so be prepared for that. And don't think that way कि जॉब छोड़ के 2 महीने का ब्रेक ले लूंगा फिर मैं तैयारी कर लूंगा। Keep giving yourself and your upskilling some time with the job itself. That would be the right approach. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था जो मेरे साथ कंपनी में जॉब करते थे, उस टाइम पे लो लेवल डिजाइन, जब मैं 2009 में इंजीनियर था, लो लेवल डिजाइन बहुत कुछ आता था, तो they used to study, they used to have resources and all those things, and these things were not only helping them in getting another job, they were helping them in their current job also. Correct. आप करंट जॉब में बहुत ज्यादा कई बार छोटे-छोटे चीजों पे ध्यान देते रहते हो, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर जब पता चलती है, थोड़ा अपने आप को अपस्किल भी करते हो कि ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज हो रही है, कैसे यूज हो रही है, तो वो चीजें बहुत जरूरी है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कि आप अपने आप को अपस्किल जॉब के साथ करते रहें, मतलब टाइम पे, पर हमेशा करते रहें। Right, but overall आपका टेक क्या है on a working professional who has had a full time job now doing an internship? मुझे लगता है वो थोड़ा इम्पैक्ट तो करेगा, थोड़ा करेगा बिकॉज़ अगर मैं किसी का रिज्यूमे देख रहा हूं तो और उसमें से उसने लग रहा है कि पहले ये इस रोल पे था देन डाउनग्रेड हुआ, तो आई थिंक एवरीबॉडी विल गेट इन ब्रेक। पर सर अगर वो ट्रांजिशन कर रहे हैं
Okay. एक नई टेक्नोलॉजी में ही जा रहे हैं इंडस्ट्री में और वो ट्राई एटलीस्ट आपको नहीं लगता ऐसे दिखेगा कि एटलीस्ट उसने ट्राई तो किया From that point, I think it would be good. I mean, for example, if I'm a front-end developer and I want to become a data scientist, correct, right? So I do an internship in data science first. and then try to move to a job. That I think that is fine. I mean, Because उसमें भी पर बहुत लोगों को एप्रीहेंशन होता है कि मैंने तो यार 2 साल काम किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, मैं डायरेक्टली एज अ डेटा साइंटिस्ट क्यों नहीं हायर हो पा रहा हूँ? I think that is also possible, but the journey might be slightly longer and challenging. right, that challenge you will have to face. Right, that challenge you will have to face, and I mean that, and there again there is no binary answer. There would be some companies who would consider it कि ये बहुत अच्छी चीज है, बंदा genuinely interested है, and I think any good HR would consider it कि यार ये बंदा genuinely आना चाहता है. हाँ, right. वो एक intent दिखाता है. Intent दिखा रहा है. Correct. Got it. ठीक है. I think जो जितने भी मेरे को एटलीस्ट टेक या न्यू एज जॉब्स से रिलेटेड मोस्टली जो क्वेश्चंस थे, आई हैव कवर्ड दैट. जस्ट वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क यू ऑन द टेक जॉब्स फ्रंट, सर. डू यू सी एनी न्यू एज jobs that are going to emerge in tech specifically जो अभी तक तो नहीं थी बट आपको लगता है अब ये भी क्रिएट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट वी आर इन, या जिस तरीके से ये वेव आई है? मुझे किसी नए टाइप के जॉब का तो नहीं पता. मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि डेटा साइंस, एमएल इसके अराउंड हो सकता है कोई जॉब फील्ड भी हो, बट दिस काइंड ऑफ फील्ड इज गोइंग टू ग्रो एंड द परसेंटेज विल ग्रो विद टाइम, एंड द परसेंटेज हैज बीन ग्रोइंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर जब से वो ChatGPT आया है, और ये ग्रो करेगा. इसके अराउंड हो सकता है कि कुछ नए टाइप के रोल्स भी क्रिएट हों. Got it. And with that, sir, my last question is, so that जो भी लोग हमारा ये podcast देख रहे हैं, mostly they're going to be students and working professionals, maybe between the age of 18 to 30, 35 years. So, जब कोई try कर रहा है to land a pure tech job, now whether it's at a top MNC or it is in a startup या कहीं और भी है, what advice would you like to give them? जो उनको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, apart from all the technical skills and everything that we spoke about, from your journey, आपने इतने सारे learners को देखा है who have bagged jobs and so many things. What is very important to, like I said, get that job, stand out from the crowd and have that winning mindset as a job seeker? देखो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, मेरे से बनना चाहते हो, तो उसका तो सिंपल फॉर्मूला, जितना बड़ा रिस्क लोगे आप उतने ऊपर पहुंच जाओगे और उतना नीचे भी जा सकते हो. करेक्ट. दैट्स अ सिंपल फॉर्मूला. अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ेगा. आपको ट्रेंड के साथ भी, अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पर, तो भी आपको, जैसे मैंने बोला कि जॉब के साथ खाली जॉब पे मत ध्यान दो, स्टूडेंट हो तो खाली एकेडमिक पे मत ध्यान दो, साथ में अवेयर रहो. टेक में बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें बहुत फास्ट चेंज होती हैं. अपने आप को अवेयर रखो कहाँ पर जॉब निकलनी है, किस मार्केट में जॉब ज्यादा निकलनी है, और वो आप करते रहो. मतलब अपने आप को सिग्निफिकेंट टाइम दो अपस्किलिंग के लिए और अवेयरनेस के लिए. करेक्ट. गॉट. Thank you so much, Sandeep sir, once again for doing this lovely podcast with me. I think every time जब भी मैंने आपके साथ एक discussion किया है, there is always this very, I would say, humble, warm energy, and I think आपने जो build किया है with Geeks for Geeks, and I have been fortunate enough कि मैं इतने लंबे टाइम से I have been in touch with your team and I have been working in some capacity or the other. I really admire the work that you guys do, and आपने जो build किया है, and I hope that ये podcast देख के जितने भी फ्रेशर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, दे अंडरस्टैंड हाउ द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, रिक्रूटिंग कैसे चेंज होगी, हायरिंग के पर्सपेक्टिव से भी उन्हें समझ में, एंड दे आर एबल टू क्रैक टेक रोल्स इन 2024. थैंक यू सो मच. Thank you, Raya. Thank you for having me. It was a pleasure talking to you. My pleasure, sir. Thank you.